गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। स्टार्ट करें क्लास? आइए क्लास स्टार्ट की जाए। चलिए, तो माइक्रोब्स स्टार्ट करना है हम लोगों का ना। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि माइक्रोब्स किस तरह से ह्यूमन के वेलफेयर में मदद करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट देखेंगे, उसके बाद इंडस्ट्रियल, उसके बाद सीवेज, उसके बाद बायो गैस का प्रोडक्शन, उसके बाद बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड देन माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं बोल रखी होंगी इन्होंने, लेकिन हम जो है तो थोड़ा इलेबोरेट करते हुए नहीं चलेंगे थोड़ा, क्योंकि इसमें देखो इस चैप्टर से जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको इजीली सभी नोट्स में उसके आंसर्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इस चैप्टर में से उसमें नहीं है। तो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ बची नहीं। पर चलो कोई नहीं। बिसाइड माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, microbes are the major components of biological system on this earth. You have studied about the diversity of living organisms in class 11. Do you remember which kingdom? Do you remember which kingdom among the living organisms contain microorganisms? Which are the ones that are only microscopic? तो यहाँ पे बोला गया है कि आप लोगों ने माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साथ कुछ और भी माइक्रोब्स जो है एक मेजर कंपोनेंट्स के तौर पे आप लोगों ने बायोलॉजिकल सिस्टम में पढ़े है ना। तो कौन सा किंगडम है जो आप लोगों ने पढ़ा है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो देखो दो किंगडम है, दो नहीं तीन, दो ही बोल लो। एक तो प्रोकैरियोटिक माइक्रो है जो कि मोनेरा में आते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसके बाद बोला है माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडी एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स एंड प्लांट। हर जगह पर प्रेजेंट है, मिट्टी में है और पानी में भी है, हवा में भी है, हमारी बॉडी के अंदर भी है, प्लांट एनिमल्स सभी के अंदर हैं। They are present even at the site where no life forms could be possibly exist, such as deep inside the geysers, that is thermal vents। और इसके साथ साथ जहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ पर भी। तो देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बहुत किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ हम रह नहीं सकते वहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है गीजर्स थर्मल वेंट्स में। बिल्कुल डीप सी ओशियन चले जाओगे वहाँ पे भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है। तो माइक्रोब्स डाइवर्स हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी है, प्लांट वायरसेस हैं। ठीक है। वायरॉइड्स हैं, प्रियॉन्स जो कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। तो ये सब क्या है? बहुत डाइवर्स है माइक्रोब्स। ठीक है। अब अगर हम माइक्रोब्स की बात करें, जैसे कि बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव media to form colonies that can be seen with the naked eyes. Such cultures are useful in studies on microorganisms। कहने का मतलब है माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया या बहुत सारी फंजाई उनको न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जाता है कॉलोनीज प्रोड्यूस करवाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये रॉड शेप है, ये कोकस है स्फेरिकल। बाकी ये वायरस का बैक्टीरिया फेज दिया हुआ है, मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरियोफेज है, ये इसका हेड शो किया गया है। ये बहुत सारे रॉड शेप वायरसेस इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो ये इमेजेस आपको मतलब देख लेनी है कि कौन सी किसकी इमेज है। ठीक है। कोई भी इमेज छोड़नी नहीं है। चलिए ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पेनिसिलिन का है, फंगल कॉलोनीज इन्होंने दिखाई है।
लेफ्ट हैंड साइड पे बैक्टीरिया की कॉलोनी है, राइट हैंड साइड पे फंगल है। ठीक है, तो फंगस की कॉलोनी बहुत बड़ी बड़ी होती है, ये आप देख सकते हैं। देखो, बैक्टीरिया पूरे में फैल जाता है, फंगस पूरे में इतनी जल्दी नहीं फैलेगा, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज होती हैं। अभी इन्होंने चैप्टर 8 के बारे में बात की है, इस पे छोड़ो, डायरेक्ट आते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट पे। You would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. A common example is the production of curd from milk. Production of curd from milk एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना ही होगा। अदरवाइज इसके साथ साथ आप बहुत सारे देखते हो कि बहुत सारे माइक्रोब्स का यूज अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है, लेकिन आपने प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क जो है सभी ने पढ़ाई है, जिसमें होगा क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि लैक्टोबेसिलस और कुछ और भी हैं, जिनको कि हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं। ये ग्रो होते हैं मिल्क में और कर देते हैं कर्ड में, कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। अब ग्रोथ के दौरान क्या होता है, एलएवी प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोएगुलेट पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। एलएवी जो बैक्टीरिया होता है, तो ये आपको लिखना है, ये मिल्क है। ठीक है, मिल्क से बनता है कर्ड। कर्डलिंग के दौरान, कर्डलिंग को ही आप कोएगुलेशन बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एलएबी बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ये काम होता है। ठीक है, तो यही चीज उन्होंने बोली है। एलएबी बैक्टीरिया करता क्या है, एसिड प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड। उससे क्या होता है, कर्ड जो है, मतलब दूध जो है वो जमने लग जाता है कर्ड में। ठीक है, तो एलएबी दो काम कर रहा है। एलएबी एक तो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, साथ के साथ जिससे कोएगुलेट हो रहा है, और इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, प्रोटीन को भी पार्शली डाइजेस्ट कर देता है, जिससे कि हम इजीली उसको, हमारी बॉडी में जब हम कर्ड खाते हैं तो वो इजीली डाइजेस्टिबल फॉर्म में पहुंच जाती है ना। तो मतलब हमारे लिए आसान होता है, अभी वो डाइजेस्टिबल फॉर्म में पहुंचेगी तो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लंबी सी चेन है, उस लंबी चेन को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए तो हम उसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब होता क्या है कि कुछ थोड़े अमाउंट में जो कर्ड होता है ना, उसको फ्रेश मिल्क में ऐड कर देते हैं कर्ड बनाने के लिए, जिसको कि हम इनोकुलम या स्टार्टर बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ एलएबी होते हैं। कितने, मिलियंस ऑफ एलएबी होते हैं। ठीक है, लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं, जिनको जब सुटेबल टेम्परेचर मिलता है वो मल्टीप्लाई करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को कर्ड में। अब एक और चीज है, ये जो कर्ड होता है ना, या ये कह सकते हो कि जो कर्ड है या एलएबी है, एलएबी क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बाय इंक्रीजिंग B12। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं वो मिल्क की क्वालिटी को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे, B12 नाम की विटामिन का लेवल इंक्रीज करके। तो मतलब अगर आप दही खाते हो, आपको उससे प्रोटीन भी मिलेगी, डाइजेस्टेबल फॉर्म। आप दही खाते हो, आपको उससे विटामिन भी मिलेगा, B12। ठीक है, हमारा जो स्टमक भी होता है ना, वो भी, उसमें भी क्या होता है कि एलएबी जो है बहुत बेनिफिशियल रोल अदा करता है। क्यों, क्योंकि डिजीज के बारे में चेक करता रहता है। एलएबी देखता रहता है कि कहीं कोई बीमारी कॉज करने वाला माइक्रोब तो नहीं है, वो सारी चीजें ये देखता रहेगा। तो इसका एक और रोल है। तो कितनी सारी इंपॉर्टेंस हो गई एलएबी की, एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटीन को। ठीक है, डाइजेस्टेबल फॉर्म में प्रोवाइड कराएगा। कौन सी प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है। साथ के साथ एक और काम कर रहा है, B12 जो है, विटामिन B12, B12 को क्या कर दे रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। एक और काम करेगा, चेक करता रहेगा डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को।
ठीक है। द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड्स सच एज डोसा, इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। कहने का मतलब है, डो की अगर हम बात करें जो कि यूज किया जाता है, अभी ये डोसा इडली की बात कर दी इन्होंने, तो मैं डोसा इडली इतने ही शब्द। तो देखो, जो आटा बनाया जाता है डोसा या इडली बनाने के लिए, इसको भी फर्मेंट किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। इससे होता क्या है कि ये फूल जाता है, पफ्ड अप अपीयरेंस हो जाती है डो की। किसकी वजह से? CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से। तो बैक्टीरिया जो होते हैं, ये बैक्टीरिया CO2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाता है, आटा जो होता है ना फूल जाता है। अब इन्होंने ये दो क्वेश्चन दिए जो कि आपके लिए हैं कि भाई ये जो बैक्टीरिया हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है। अब सिमिलरली द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, जो डो ब्रेड बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसको भी फर्मेंट किया जाता है बेकर सीड्स के द्वारा, मतलब एक फंजाई के द्वारा। तो फंजाई का नाम क्या है? फंजाई का नाम है सैकरोमाइसिस सेरेनेसी। ठीक है। बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक हैं, फ्रूट्स हैं और फूड्स हैं, उनको बनाने के लिए भी फर्मेंटेशन का यूज होता है। माइक्रोब्स के द्वारा फर्मेंट किया जाता है, जैसे कि टोडी। टोडी क्या है? एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। लिखा हुआ है तो मैं अभी यहाँ, हाँ, टोडी क्या है? टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में पी जाती है। और इसको क्या किया जाता है कि जो पाम ट्री होता है ना, उस पाम ट्री के सैप को फर्मेंट किया जाता है। पाम ट्री जो होता है, उस पाम ट्री से जो निकलने वाला सैप होता है, फ्लूइड जो होता है, उसकी जो स्टेम होती है ना, उस स्टेम में से जो फ्लूइड निकलता है, उस फ्लूइड की मदद से इसको क्या, उस फ्लूइड की मदद से भी उस फ्लूइड को क्या किया जाता है, मटके वटके में भर के और फर्मेंट किया जाता है, काफी समय तक रखा जाता है। फिर उससे एक ड्रिंक बनती है, एक व्हाइट कलर का, ऐसे जैसे कोकोनट वाटर होता है ना, इस तरीके की एक ड्रिंक बनती है जिसको बोलते हैं टोडी। और हमारी इंडिया की बात की जाए या बहुत सारी कंट्री, हमारी इंडिया में तो खैर इतना फर्मेंटेड फूड खाया नहीं जाता, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें फर्मेंटेड ही फूड खाते हैं। आजकल लोग फर्मेंटेड फूड जनरली वेट लॉस वगैरह के लिए भी, डाइट वगैरह जो होती है उसमें भी वो प्रेफर करते हैं कि रात में जो है ये सारी चीज़ें भिगो के रख देनी है। मतलब ड्राई फ्रूट्स तो जनरली गीला करके रखते ही हैं। वो अभी फ्रूट्स वगैरह को भी बोलते हैं कि ये वाले फ्रूट जो हैं 2 दिन तक या पता नहीं क्या इतने समय तक फर्मेंट करके रखने हैं, मतलब रख देने हैं, फिर फंगल वगैरह ग्रोथ वगैरह फर्मेंटेशन। मतलब कहने का ये है कि अभी इंडिया में भी कहीं ना कहीं फर्मेंटेड फूड जो है उसका स्टार्टिंग हो चुकी है, क्योंकि लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हैं इससे, क्योंकि फर्मेंटेड फूड जो होता है इससे वेट वगैरह और हेल्थ जो है अच्छी रहती है। ठीक है। तो ये चीज़ है। सो क्योंकि ये लाइट होता है, इसमें किसी ऑयल का यूज़ नहीं किया गया, किसी स्पाइस का यूज़ नहीं किया जाता। सो माइक्रोब्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है फर्मेंट करने के लिए, फिशेस को भी, सोयाबीन को भी, बैम्बू शूट को भी। और उससे क्या बना लिया जाता है? फूड बना लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है चीज़। चीज़ जो है, चीज़ की अगर हम बात करें तो ये भी इतने ज़्यादा फूड आइटम हम लोग इतने समय से खा रहे हैं माइक्रोब्स के बने हुए, या माइक्रोब्स की मदद से जो बनाए जाते हैं, उनमें से चीज़ भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो कि सबसे पुराने प्रोडक्ट्स में से एक है। ठीक है। अलग अलग वैरायटी मिलेंगी आपको चीज़ की, आपको चीज़ की डिफरेंट वैरायटी मिलेंगी। अब ये जो डिफरेंट वैरायटी होती है ये किस बेसिस पे होती है? मतलब हम कैसे बोलते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ से अलग है, ये वाला जो चीज़ है वो इस वाली चीज़ से अलग है, ये वाला चीज़ उस वाली चीज़ से अलग है, कैसे बोल देते हैं? तो एक तो उसका होता है कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, देखने में वो कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है। दूसरा चीज़ उसका फ्लेवर। तीसरा चीज़ उसका टेस्ट। ठीक है। और स्पेसिफिसिटी जो है वो आती है कि आपने कौन सा माइक्रोब यूज किया फर्मेंट करने के लिए। आपने जब फर्मेंटेशन करवाया, तो फर्मेंटेशन करवाने के लिए आपने किस माइक्रोब का यूज किया है, उस पर भी चीजें डिपेंड करेंगी। ठीक है।
चलिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा सा, स्विस चीज को आप जानते ही हो। स्विस चीज में बड़े बड़े होल्स होते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनी जो होता है, ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 का प्रोडक्शन करता है। बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, जितने ज्यादा CO2 उतने बड़े बड़े होल्स, जितना ज्यादा CO2 उतने ही बड़े बड़े होल्स। ठीक है। दूसरी चीज है रॉकी पर्टी चीज। नंबर सेकंड है रॉकी पर्टी चीज। रॉकीफोर्ट चीज की अगर हम बात करें तो रॉकीफोर्ट चीज क्या करती है? रॉकीफोर्ट चीज को पकाया जाता है कुछ स्पेसिफिक फंजाई की मदद से, और उसी की वजह से उनको एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर भी मिलता है और टेक्सचर भी मिलता है। मतलब ऐसे आप लोग देखोगे तो ऐसा है, जैसे केक के ऊपर क्रीम लगा दिया और उसमें पैचेस बने हुए हैं ग्रीन, जैसे टाइल्स वगैरह होते हैं ना, कुछ इस तरह से पैचेस बने होते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे खाएंगे भी नहीं मतलब उसको देखकर, क्योंकि इतना क्लियर अपीयरेंस नहीं है उसका। सो तो ये दो एग्जाम्पल हो जाते हैं, एक तो हमने पढ़ लिया है स्विस चीज, दूसरा है रॉकीफोर्ट चीज। रॉकीफोर्ट चीज को पकाया जाता है स्पेसिफिक फंजाई की ग्रोथ करके, और पर्टिकुलर फ्लेवर दिया जाता है उसको। करो बेटा इसको, हाईलाइट कर लो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये टॉपिक आपका यही कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे आते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए जरूरत पड़ेगी बड़े बड़े कंटेनर्स की, और उन बड़े बड़े कंटेनर्स जिनमें फर्मेंटेशन होता है, माइक्रोब्स का यूज करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाया जाता है, उनको बोलते हैं हम लोग फर्मेंटर्स। ठीक है। 1000 लीटर्स तक इनकी मतलब क्वांटिटी रहती है, कैपेसिटी। नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं, तबीयत ऐसे मतलब डाउन से। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है। बारात आ गई बता। हुई ना। चलो देखो, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देखते हैं। Even in industry, microbes are used to synthesize a number of products valuable to human beings. Beverages and antibiotics are the some example. Production on a industrial scale requires growing microbes in very large vessels called fermenters.
कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल बेसिस पे भी अगर आप बात करोगे तो माइक्रोब्स ने काफी इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रखा है। बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट इंसानों के लिए बनाए जाते हैं माइक्रोब्स की मदद से। बेवरेजेस या एंटीबायोटिक्स की बात कर लो फॉर एग्जाम्पल, तो बेवरेजेस पेय पदार्थ जिनको बोलते हैं, और एंटीबायोटिक्स को आप जानते ही हो, ऐसी मेडिसिन जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेंगी या कंट्रोल करेंगी, तो उनको हम लोग एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ये भी इन्हीं की मदद से बनाई जाती है। ठीक है। तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है लार्ज स्केल पर, प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रियल स्केल पे, उसके लिए जरूरत पड़ेगी कि माइक्रोब्स को ग्रो किया जाए बड़े बड़े वेसल्स में। उन बड़े बड़े वेसल्स का नाम होता है फर्मेंटर्स। पहले हम देखेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में। ये फर्मेंटेड बेवरेजेस क्या हैं? तो देखिए भाई, सबसे पहला प्रोडक्ट, पहला जो हम पढ़ने वाले हैं, ये फर्मेंटर की इमेज देख सकते हैं आप। इन्होंने रियल इमेज दी है फर्मेंटर की। बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा फूड फैक्ट्री वगैरह में, या साइंस वाला जो एक आता है ना शो, उसमें डिस्कवरी वगैरह या नेशनल ज्योग्राफिक अगर आप देखते हैं तो आपने उसमें देखा भी होगा, है ना। अभी देखो माइक्रोब्स स्पेशली जैसे कि yeast have been used from time immemorial from the for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, rum. For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewer's yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. कहने का मतलब है यहाँ पे भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, और स्पेशली कौन है? ईस्ट। और ईस्ट के अगर यूज की अगर हम बात करें तो पेय पदार्थ बनाने के लिए बहुत इमेमोरियल, मतलब इमेमोरियल समय से यूज किया जा रहा है, जिसका हमें याद भी नहीं है, पता नहीं कब से किया जा रहा है। ठीक है। जैसे कि वाइन की बात कर लो, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब बनाने के लिए ये सब बेवरेजेस हैं ना। अल्कोहल बेवरेजेस बोलते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब इसके लिए जरूरत पड़ती है हमें सैकरोमाइसिस सेरेवेसी की। सैकरोमाइसिस सेरेवेसी को आप लोग बेकर्स यीस्ट बोलते हो क्योंकि ब्रेड बनाया जाता है। ब्रूअर्स यीस्ट इसलिए बोलोगे क्योंकि इनकी मदद से ब्रूइंग की जाती है, ब्रूइंग नाम की प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसमें होता क्या है, जिसकी मदद से अल्कोहल बनाई जाएगी। सो बेकर्स यीस्ट तो बोलते ही हैं इसको, साथ के साथ ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम फर्मेंट करते हैं सीरियल्स को, माल्टेड सीरियल्स को। ठीक है। माल्टेड सीरियल्स मतलब ऐसे आटा वाटा बना दिया सीरियल्स का, और फिर उससे हम को फर्मेंट कर रहे हैं। फर्मेंट करने की वजह से माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी, सैकरोमाइसिस सेरेविसी की ग्रोथ करवाएंगे, वो अल्कोहल का प्रोडक्शन करेगी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, और प्रोड्यूस कर देगी इथेनॉल। इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन से। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होगी, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब सैकरोमाइसिस सेरेविसी करेगी, तो ऑब्वियसली इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा, कोई नई बात नहीं है, यही करती है। लेकिन हम सीरियल्स की मदद ले रहे हैं या फ्रूट जूसेस की मदद ले रहे हैं। ठीक है। जैसे ग्रेप वाइन आप लोगों ने सुनी होगी, एप्पल वाइन भी होती है। अभी सीरियल्स में जनरली व्हीट यूज किया जाता है, चावल, सॉरी गेहूं, और एक वो राई बोलते हैं ना जिसको, राई नहीं, आई थिंक जौ, जौ जिसको बोलते हैं, बार्ली, यस बार्ली। बार्ली जो होता है वो भी यूज किया जाता है। बार्ली भी बहुत ज्यादा अमाउंट में मतलब यूज किया जाता है। अब डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस व्हिच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट? ये मैंने पहले ही बता दिया। इन्होंने कहा है क्या आप उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को रिकलेक्ट करोगे जिसकी वजह से प्रोडक्शन हुआ इथेनॉल का बाय ईस्ट? एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन, different types of alcoholic drinks are obtained. Wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy, rum are produced by distillation of the fermented growth. कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि आपने जो रॉ मटेरियल लिया ना, जो कच्चा पदार्थ लिया, चाहे वो गेहूं लिया, चाहे वो बार्ली लिया, चाहे वो कोई आपने ग्रेप्स लिए, जो भी आपने कच्चा पदार्थ लिया है, उस कच्चे पदार्थ को आपने फर्मेंट करवाया। तो फर्मेंट करवाने के लिए किस प्रोसेस का यूज किया? डिस्टिलेशन का, या डिस्टिलेशन का नहीं यूज किया? अगर डिस्टिलेशन का यूज किया है तो डिस्टिल्ड बेवरेज बनेगा। अगर डिस्टिलेशन का यूज नहीं किया तो फिर बनेगा किस तरीके का? अनडिस्टिल्ड, है ना। तो
ये डिपेंड करेगा कि आपने जो रॉ मटेरियल यूज किया फर्मेंटेशन के लिए उसको किस प्रोसेसिंग के द्वारा बनाया है। उसी बेसिस पे अलग अलग तरीके के ड्रिंक्स मिलेंगे आपको। जैसे कि वाइन और ये बियर जो है इनमें अल्कोहल का परसेंटेज बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें डिस्टिलेशन नहीं करवाया जाता। डिस्टिलेशन ना एक प्यूरिफिकेशन वाला मेथड होता है। आप लोगों को शायद याद हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम की एक प्रोसेस होती थी, जिससे अल्कोहल और होती थी क्या, हैवी अभी, जिससे अल्कोहल और वाटर को अलग कर दिया जाता था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अल्कोहल का अमाउंट मतलब काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमने अलग किया, वाटर हटा दिया, वाटर निकाल दिया, अल्कोहल रह जाता है। और जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो वाटर, अल्कोहल में वाटर ज्यादा रहेगा, अल्कोहल कम रहेगा, है ना। जिस वजह से आप क्या देखोगे कि अल्कोहल की कंसेंट्रेशन कम है। सो वाइन और बियर में अल्कोहल की कंसेंट्रेशन कम होती है। वहीं पर अगर आप बात करो विस्की की, ब्रांडी की, रम की, इन ये डिस्टिलेशन के द्वारा बनते हैं। सो ये डिस्टिल्ड ड्रिंक्स हैं, डिस्टिलेशन ड्रिंक। तो इनमें जो फर्मेंटेड ग्रोथ होता है उसका डिस्टिलेशन करवाया जाता है। तो याद रखें कि कौन से डिस्टिलेशन वाले हैं, कौन से बिना डिस्टिलेशन वाले हैं। बियर से याद रखो, बियर और वाइन जो होती है, वाइन आप लोगों ने सुना भी होगा कि अरे नहीं वाइन में इतनी अल्कोहल नहीं होती, बियर में भी सुना होगा कि अरे नहीं बियर में इतनी अल्कोहल नहीं होती है। तो बियर में तो 2% से शुरुआत होती है, मतलब बहुत कम होती है बियर में। ठीक है, तो इस चीज से आप याद रख सकते हो कि वो डिस्टिलेशन के द्वारा नहीं बनी है, बाकी सब आएंगी। बस ये दो ही हैं जो कि डिस्टिलेशन से नहीं बनती, बाकी सब डिस्टिलेशन से बनती है, उनमें कंसंट्रेशन काफी ज्यादा मिलती है। नोट कर लो इसको, मतलब हाईलाइट कर लो। हो गया। चलिए अभी एंटीबायोटिक्स भी देख लेते हैं, ध्यान से देखो।
एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन ये देखो, इन्होंने यहाँ पर फर्मेंटेशन प्लांट पूरा दिखा रखा है, इंजीनियर्स लगे हुए हैं। अभी एंटीबायोटिक्स की बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आप लोगों को पता ही है, एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन माइक्रोब्स के द्वारा किया जाता है, चाहे वो फंगस हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, पर करेंगे माइक्रोब्स ही प्रोडक्शन। ठीक है, सो देखिए, हाई हाई सा हो रहा है। देखो, एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discovery of the 20th century and have greatly contributed towards the welfare of the human society. ओके, कहने का मतलब ये है कि माइक्रोब्स के द्वारा जो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया गया, वो एक 20th सेंचुरी का, क्योंकि 19 में ही इसका प्रोडक्शन किया, तो 20th सेंचुरी की मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी में से एक डिस्कवरी रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इसका ह्यूमन सोसाइटी में, के वेलफेयर में। ठीक है, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन था ना ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर में, वो बहुत बड़ा रहा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज थी 20th सेंचुरी की, उनमें से एक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई। दो शब्द है इसमें। एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट। बायो, बायो को आप जानते ही हो, लाइफ। दोनों को जोड़ दो तो अगेंस्ट लाइफ, मतलब लाइफ के अगेंस्ट। तो एंटीबायोटिक जो होती है इसका मतलब है अगेंस्ट लाइफ। और कौन सी लाइफ? बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम जो मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ के अगेंस्ट, उनको हम एंटीबायोटिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगेंस्ट लाइफ, तो जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ के अगेंस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, और ह्यूमंस बीइंग के लिए ये प्रो लाइफ कहलाएंगे। ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस की अगर बात की जाए ना, तो उनके लिए ये प्रो लाइफ कहलाएंगे, मतलब लाइफ को आगे बढ़ाने वाले, ना कि अगेंस्ट लाइफ। तो जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनके लिए अगेंस्ट लाइफ, और ह्यूमन बीइंग्स के लिए प्रो लाइफ। एंटीबायोटिक्स हैं क्या? उनकी ये भी समझ लेते हैं भाई, ऐसे केमिकल्स है जो कि माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और किल किया जा रहा है इसकी मदद से माइक्रोब्स को ही, या डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को। अब देखो, यूजफुल माइक्रोब्स को हम एंटीबायोटिक्स की मदद से खत्म नहीं करते। हम जो करना चाहते हैं वो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के साथ करना चाहते हैं। एक बार ये पैराग्राफ है, इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, चलिए बढ़े आगे।
देखो आपने ये पैराग्राफ पढ़ा ही, अभी मेरे साथ देखना सारी चीजें। यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन। आप लोगों ने पेनिसिलिन के बारे में सुना ही है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो है इस दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक रही जो कि डिस्कवर की गई थी। और इसकी डिस्कवरी असल में एक चांस डिस्कवरी थी, जो कि मतलब ऐसा नहीं था कि ये डिस्कवर करना चाह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, काम कुछ और ही करना चाह रहे थे, लेकिन इसकी डिस्कवरी हो गई। लेकिन कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं होती, हम उस चीज़ को इग्नोर भी कर सकते हैं, हमारा जब उस तरफ ध्यान जाएगा तभी की बात है। बट हाँ, जिस काम के लिए ना हम नहीं जा रहे हैं वो काम हो जा रहा है तो हम उसको बाई चांस ही बोलते हैं। सो देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को तो आप जानते ही हैं, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ये असल में वर्क कर रहे थे इस पर, एक स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर। और इन्होंने ऑब्जर्व किया वहां पर एक माउल्ड को जो कि ग्रो कर रही थी, ठीक है, इन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट। जो इन्होंने प्लेट कल्चर की थी, अनवॉश्ड थी वो, उसमें इन्होंने देखा कि एक माउल्ड ग्रो कर रही थी, ठीक है, किसके चारों तरफ, अराउंड स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। और इसी की वजह से स्टेफाइलोकोकाई जो है वो ग्रो नहीं कर पाए। अब इन्होंने क्या समझा कि इन्होंने ये पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है माउथ, जो कि जिसका नाम दिया गया पेनिसिलिन। उन्होंने नाम दे दिया पेनिसिलिन। क्यों? क्योंकि वो जो माउल्ड यूज की जा रही थी, या हाँ, यूज नहीं, मतलब वो जो माउल्ड ग्रो की कर रही थी वहां पे, उस माउल्ड का नाम था, मतलब उस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो जब उसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम था, ये पता किया गया कि भाई इसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम है, तो फिर इस एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन रख दिया गया। तो मतलब कहानी तो इसी तरीके से है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकाई नाम के बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने देखा कि उनका जो कल्चर है, एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट इन्होंने देखी। उस अनवॉश्ड कल्चर प्लेट में इन्होंने देखा कि जहां जहां पर माउल्ड की ग्रोथ हुई है, एक नई तरीके की माउल्ड इन्होंने देखा कि भाई एक माउल्ड मतलब फंजाई की ग्रोथ हुई है, और जहां जहां फंजाई की ग्रोथ हुई है उसके आसपास बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है, ठीक है, नॉट ग्रो, कुड नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर पाए हैं। और उन्होंने ये भी समझ लिया कि ऐसा क्यों हुआ है। वो समझ पाए कि ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि फंजाई जो है वो कोई ना कोई तो ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ हो नहीं पा रही है। और उसको नाम इन्होंने दिया पेनिसिलिन, ठीक है। उस केमिकल को नाम दिया गया पेनिसिलिन क्योंकि फंजाई का नाम पेनिसिलियम नोटेटम था। वहीं पे अगर इसके फुल पोटेंशियल की बात की जाए, its full potential as an effective antibiotic was established much later by Ernst Chain। भाई इन दोनों को याद मत, मतलब याद रखना, भूल मत जाना। क्यों? क्योंकि ये इनका रोल जो है ना, उस रोल की वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और उनके बारे में जनरली देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को आप सभी जानते हो, जानते हो कि नहीं? एक 9th क्लास का बच्चा भी बता देगा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किसने किया। लेकिन 12th के हिसाब से जो क्वेश्चन है ना वो ये है, अर्नस्ट चेन वाला और हावर्ड फ्लोरे वाला। चेन एंड फ्लोरे बोलते हैं उनको। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक को एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक की तरह किसने स्टैब्लिश किया, दोबारा सुन लो बेटा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा इफेक्टिव एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, या जो केमिकल के बारे में उन्होंने बात की, जो केमिकल इन्होंने प्रोड्यूस करके या एक्सट्रैक्ट करके दिया, वो एक इफेक्टिव नहीं था, वो यूज करने लायक तब तक नहीं था। लेकिन उन्होंने उसको यूज करने लायक, इफेक्टिव, कि आप अब इसको यूज कर सकते हो, इस लायक बनाया अर्नस्ट चेन और फ्लोरे ने, ठीक है। और ये जो एंटीबायोटिक रही ना, ये एक्सटेंसिवली यूज की गई टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और उस दौरान वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड। सो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान काफी सारे अमेरिकन सोल्जर्स को की जो चोट लगी थी, उस चोट पर इस एंटीबायोटिक को यूज किया गया, ठीक है। क्योंकि कहीं भी चोट लगती है तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक जरूरी होती है, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है और उसकी वजह से वो इन्फेक्शन, वो जो घाव है वो बहुत गहरा हो सकता है।
और कुछ भी हो सकता है फिर तो उसके साथ जब आप ट्रीट भी करोगे, है ना। तो एंटीबायोटिक्स इसीलिए दी जाती है कि जिससे कि माइक्रोब्स की फर्दर ग्रोथ ना हो, जो है वो खत्म हो जाए। जब ऐसा होगा तो वहां पे एक नई स्किन की लेयर बन पाएगी, चीजें जो है वो हील होंगी। ठीक है। सो फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे, इन तीनों को ही अवार्ड दिया गया है। ठीक है। तो चेन और फ्लोरे जो है वो भी साथ में खड़े रहने वाले इनके ये साइंटिस्ट थे दोनों, चेन और फ्लोरे साथ में खड़े रहने वाले, क्योंकि देखो फ्लेमिंग ने काम किया, उन्होंने प्रोडक्शन करवा दिया, लेकिन उसको यूज करने लायक, उसको एज अ मेडिसिन, इफेक्टिव एंटीबायोटिक की तरह किसने यूज बनाया, चेन एंड फ्लोरे ने। इसीलिए इनको अवार्ड दिया गया नोबेल प्राइज 1945 में फॉर दिस डिस्कवरी। ठीक है। सो नोबेल प्राइज 1945 में इन्हें दे दिया गया था। अभी आप समझ ही सकते हो कि आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर आल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स। अब ये चीज समझ आ गई थी कि इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल ऐसा होता है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर सकता है। और ऐसे करते करते ही अब एंटीबायोटिक्स की स्टडी स्टार्ट हुई, और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन धीरे धीरे करवाने लग गए कुछ बैक्टीरिया। देखिए, तो एंटीबायोटिक्स जो है हैव ग्रेटली इम्प्रूव हमारी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर देते हैं टू ट्रीट डेडली डिजीज। मतलब काफी सारी डिजीज है जो कि काफी खतरनाक बीमारियां हैं, उन बीमारियों से लड़ने के लिए हमारी एंटीबायोटिक्स जो है काफी इम्प्रूव कर देती हैं कैपेसिटी को, या कह सकते हो कुछ क्षमता है जिसकी मदद से हम लड़ पा रहे हैं। जैसे कि बीमारी प्लेग है, वूपिंग कफ, काली खांसी जिसको बोल, डिप्थीरिया, गलघोंटू बोलते हैं डिप्थीरिया को, वो काफी खतरनाक डेडली डिजीज में आती है ये। ठीक है। उसके बाद लेप्रोसी, जिसको कि हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं। ये ऐसी बीमारी है जो कि पूरे अर्थ पर मिलियंस ऑफ पर्सन्स को या लोगों को खत्म करती है। तो अब आप सोच सकते हो कि बिना एंटीबायोटिक्स के वर्ल्ड हमारा कैसा होता। तो एंटीबायोटिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंटीबायोटिक्स का। अब देखो, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोटिक मॉलिक्यूल, केमिकल, एंजाइम और अदर बायोटिक मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पढ़ना है हमें। ये टॉपिक हम लोग कल करेंगे, है ना। और वैसे टॉपिक थोड़ा छोटा, ये टॉपिक में कुछ है नहीं, पर अब थोड़ी एक वगैरह हो रहा है, थोड़ा तबीयत थोड़ी है खराब, एंजाइटी जैसी हो रही है। बायोगैस है, ये भी कल कर ही लेंगे। और चैप्टर की कोशिश करेंगे, मतलब चैप्टर कल ही खत्म कर लेंगे, कोशिश क्या हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम पर, 6:15 मैक्सिमम। 6:15 नहीं तो 6:30 तक तो स्टार्ट हो ही जाएगा, 6:15 कोशिश।